चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, आराम से, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है, जानना है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर, ये टॉपिक आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका बेसिक क्लियर है और कुछ चीजें उनका रिमाइंड हो जाती है। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम वाले हैं और जो एक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा रिवीजन हो जाता है, दोनों के लिए। तो दोनों बिल्कुल एक पेशेंस बना के, दोनों का एक बैलेंस बना के तभी काम करना होता है, और आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से काम, आप यहाँ पे ध्यान देना। लास्ट क्लास के अंदर हमने मराठा को पढ़ा था, यानी कि मराठा मराठा हमने वो नहीं पढ़ा कि भाई मराठाओं का महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को स्थापित किया, फिर या उन्होंने किस प्रकार से उनका राज्यभिषेक हुआ, वो नहीं पढ़ा मराठा, उसका वो अलग पार्ट है। क्योंकि हमें अभी यूरोपियन कंपनी में हम ब्रिटिश एक्सपेंशन हम कर रहे थे, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में अंग्रेजों का मैसूर के साथ में संबंध, ब्रिटिश एक्सपेंशन में अंग्रेजों का मराठों के साथ में संबंध, और ब्रिटिश एक्सपेंशन में आज बंगाल के साथ में संबंध, कि बंगाल के साथ में क्या संबंध जो है यहाँ पे अंग्रेजों का हमारा रहता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है, वो क्या क्या है इस पूरे के पूरे बंगाल वाले, जब आप बंगाल को आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक बार वही बता देता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है इसके अंदर, बंगाल के अंदर। ये एक नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि इसकी क्रोनोलॉजी तो हमें देखनी होती है। किसकी क्रोनोलॉजी, जो हमारे नवाब बंगाल के अंदर बनते हैं, जो स्वायत्त स्वतंत्र स्थिति के अंदर जो नवाब हमारे आते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, मुझे बार बार ना कहना पड़े ये बात, तो इससे अच्छा ये है कि आप कैसे भी करके आप इसकी क्रोनोलॉजी को आप अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए कि शासकों में कौन शासक, किसके बाद कौन नवाब, किसके बाद कौन नवाब, किसके बाद हमारा आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हमारा इसके अंदर जो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है, वो क्वेश्चन बनता है या तो फिर आपका इलाहाबाद की संधि से, संधि की शर्त के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी ये क्रोनोलॉजी यहाँ पे आ जाती है कि इलाहाबाद की संधि आपको दे दी गई, या प्लासी आपको दे दिया गया, या बक्सर आपको दे दिया गया। ये कुछ आपको नाम यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं, और इनसे क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, ये घटनाएं कुछ रिलेट करते हैं। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, जहां से हम मेनली आप बंगाल को पढ़ना शुरू करते हैं 1757 से ही आप मेनली, वैसे तो इससे पहले ही हमारा अलीवर्दी खान सरफराज, ये तो इससे पहले ही हमारे आते हैं, लेकिन जब आप बंगाल को अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला के समय से ही मेनली आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो हर वर्ष कुछ ना कुछ घटना घटती है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, कब मीर जाफर गद्दी से हटता है, कब मीर कासिम गद्दी पर बैठता है, कब मीर कासिम को हटा के गद्दी से दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है, कब मीर जाफर यहाँ पे बेदरा के युद्ध में डचों का साथ देता है, कब यहाँ पे वांडीवास की लड़ाई होती है, कब यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध संघर्ष शुरू होता है, कब पौंडीचेरी की संधि शुरू होती है, कब पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू होती है, कब जो है बक्सर की लड़ाई होती है, कब जो है यहाँ पे ये इलाहाबाद की संधि होती है। तो लगभग लगभग इतिहास की महत्वपूर्ण 8 से 10 घटनाएं इन्हीं 5 से 6 साल के अंदर यहाँ पे घटित हो रही है। तो इन्हीं घटनाओं को आपने सिस्टमेटिकल, या बीच में कहीं पे अलीनगर की संधि आ गया कि बताइए क्रम में कि अलीनगर की संधि कब हुई, या जो है चंद्रनगर पे हमला पहले किया, या जो है आपका ये आपका क्लाइव कब यहाँ पे आया, या फिर जो है कब सिराजुद्दौला के समकालीन कौन कौन, घसीटी बेगम, शौकत जंग, तो उनमें किसका साथ दिया। तो मैं एक पूरे के पूरे बंगाल की क्रोनोलॉजी से आपको पहले ही अवगत करा रहा हूं कि दिमाग में इस प्रकार से इमेज क्लियर रखनी है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, अगर बंगाल से बनता है। तो जरूरी नहीं है कि सारा कुछ यहीं पे आ गया, एक यहां से अलीनगर की संधि आपसे उठा के दे दी जाएगी, दूसरी संधि अलीनगर की संधि के साथ साथ में आपको संगोला की संधि दे दी जाती है, संगोला की संधि के साथ साथ में आपको यहाँ पे राक्षस भुवन की संधि दे दी जाती है, राक्षस भुवन के साथ में आपको झलकी की संधि दे दी जाती है। तो बताइए मेरे भाई, कैसे आप लगाओगे इसको, जब सारों को पता होगा, जब सारी घटनाओं को एक इमेज, एक जो चरित्र चित्रण जो दिमाग में सेट है ना, नोट्स में नहीं, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिमाग की।
आपके दिमाग में अगर ये जो यहाँ पे ये जो एक पूरा का पूरा जो सर्किल यहाँ पे बन रहा है, ये पूरी की पूरी घटनाएं यहाँ पे आपके दिमाग में चल रही है, तो आप मान के चलिए कि आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल लगभग लगभग इस घटना को आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, मैं ये मान के आपसे यहाँ पे चलता हूं। तो मेनली हमें जो फोकस करना है, वो फोकस जो हमें करना है वो है आपका अंग्रेज और बंगाल संबंध की बात करनी है। अंग्रेज बंगाल के संबंध की बात करनी है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपने अंग्रेज मैसूर देखा, तो आपने देखा कि मैसूर किसके समय में स्थापित हुआ। मैसूर किसके समय में स्थापित हुआ, उसके बाद कब कब इनका रोल आप देखते हैं। इसी समय में आप निजाम के संबंध में देखते हैं कि निजाम कब स्थापित हुआ, कब अपने आप को स्वायत्त स्थिति के अंदर लेके आया, और कब वो इसी संघर्ष के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि अब मराठे निजाम मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। जब अब आप बात आप बंगाल की कर रहे हैं, तो बंगाल के अंदर आप बंगाल भी वही शक्ति है जिस प्रकार अवध और जिस प्रकार निजाम को आप देखते हैं कि ये उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरियों के कारण, मोहम्मद शाह रंगीला के मतलब जो शासक जो उनका था, मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था, उनके समय में इन्होंने अपनी स्थिति को स्वायत्त स्थिति के अंदर इन्होंने बनाया, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्थिति के अंदर ये यहाँ पे बंगाल के जो रूलर आएंगे मुर्शिद कुली खान या उसके उत्तराधिकारी ये लेके आए। देखिए एक बात, एक वायदा इन्होंने मुगल शासकों को ये किया था कि हम जो है अपने आप को यहाँ पे बंगाल में हम है, ठीक है, लेकिन हम आपके अधीन रह के कार्य करेंगे, हम आपके अधीन रह के ही कार्य करेंगे। यानी कि पूर्णतः कंप्लीटली यानी कि इंडिपेंडेंट वाली बात अगर बात आए, इन्होंने नहीं, हम आपको यहाँ पे एक नजराना देते रहेंगे, यहाँ पे हम आपको एक स्वीकृति पत्र यहाँ से इनको प्राप्त हुआ था अलीवर्दी खान को। तो यानी कि अब फुली फ्लैज जो है एक इंडिपेंडेंट का वायदा दावा ये नहीं करते हैं, ये तो बोलते हैं कि हम आपके अधीन ही तो है, लेकिन ये पूर्णतः स्वतंत्र स्थिति के रहकर ही वो उसी प्रकार से ये दूसरी शक्तियों के साथ में ये संधि करते थे, दूसरी शक्तियों के साथ में उसी प्रकार का ये व्यवहार यहाँ पे करते थे, चाहे मुर्शिद कुली खान हो, चाहे इसके बाद में अलीवर्दी खान को आप यहाँ पे देखते हैं। तो जब अंग्रेज और इनके संबंध की घटनाओं को आप पढ़ते हैं, तो घटनाएं जो है संघर्ष की जो शुरुआत होती है मेनली वो अलीवर्दी खान के समय से ही होती है, थोड़ी बहुत होती है अलीवर्दी खान के समय से, अदरवाइज ज्यादा जो शुरुआत होती है वो आपकी सिराजुद्दौला के समय से ही मेनली आपकी शुरुआत होती है। देखिए जो अलीवर्दी खान है ये एक ऐसा किरदार है, ये समकालीन स्थिति को ये समझता था, ये इसको जानकारी थी कि घटनाएं कैसे घटित हो रही है, घटनाएं कैसे घटित हो रही है। यानी कि इसको भाई मुगल से भी इसको कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ा, स्वीकृति पत्र इनको लेना पड़ा, या फिर मुगल के अलावा इसने अपने टाइम पीरियड के अंदर 1740 से 56 के टाइम पीरियड के अंदर इसने क्या किया, इसी टाइम पीरियड इन्हीं 15 वर्षों में लगातार मराठों के जो छिटपुट जो आक्रमण मराठों के हो रहे थे उत्तर भारत में, उन आक्रमणों का भी सामना अलीवर्दी खान ने किया, उनसे भी समझौता शांति करने की कोशिश अलीवर्दी खान ने की। इस अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के साथ में भी यही, अंग्रेजों के संबंध में भी यही स्टेटमेंट व्यक्त किया है कि अगर आप इनके साथ में बना के रखेंगे तो ये आपको शहद देंगे, अगर ये आप इनके साथ में दुश्मनी निभाओगे तो ये आपको नोच 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 के आपको ये खा लेंगे। यानी कि अंग्रेजों के संबंध में भी इनकी एक स्टेटमेंट, एक सलाह अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को एक सलाह भी इनके माध्यम से अलीवर्दी खान के माध्यम से ये दी गई थी। यानी कि ये डायरेक्ट जो इंटरफेयर आगे चलकर सिराजुद्दौला या इनके समय में आप देखते हैं अंग्रेजों के संबंध में, और वो इंटरफेयर अलीवर्दी खान ने अपने 15-16 साल के शासनकाल में वो यहाँ पे नहीं किया। और उस स्थिति के अंदर अगर आप घटनाओं को रिलेट करना जानते हैं तो उस स्थिति के अंदर इस समय में अंग्रेज भी नहीं थे, उस स्थिति के अंदर यहाँ पे अंग्रेज भी नहीं थे। आप एक बात ध्यान से देखिए, ये टाइम पीरियड आपको क्या शो कर रहा है 1740-1756 के बीच में, बताइए इसी टाइम पीरियड के अंदर कर्नाटक संघर्ष भी चल रहा था या नहीं चल रहा था, इसी टाइम पीरियड के अंदर कर्नाटक संघर्ष भी चल रहा था या नहीं चल रहा था, फर्स्ट और सेकंड कर्नाटक संघर्ष चल रहा था। तो मुख्य जो शत्रु थे अंग्रेजों के वो कौन थे, अलीवर्दी खान थे या मुगल थे या फ्रांसीसी थे। इस समय में जो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो लगाई हुई थी, वो एनर्जी लगाई हुई थी फ्रांसीसियों के साथ में, वो एनर्जी लगाई हुई थी फ्रांसीसियों के साथ में। और आप एक चीज जानते हैं कि बंगाल ही वह शक्ति का केंद्र था
जहां पे सब कुछ लीड होता था, जहां पे बहुत ही बड़ा एक व्यापारिक क्षेत्र बंगाल के अंदर था। पूरे दुनिया के अंदर से वस्त्र बताया जाता है कि यहीं से जाते थे, और पूरे दुनिया का जो पैसा है वो बंगाल के अंदर आकर ही वो उसका केंद्रण होता था, यानी कि वो बंगाल से ही लगभग लगभग व्यापार यहाँ पे होता था। और जब तक बंगाल नहीं जीता गया अंग्रेजों के द्वारा, जब तक प्लासी की लड़ाई नहीं जीती गई अंग्रेजों के द्वारा, तब तक उतना पावरफुल अंग्रेज या बंगाल या नवाब या इनको भी इतने आसानी तरीके से ये इनको चुनौती यहाँ पे जो है ये यहाँ पे नहीं दे सकते थे। यानी कि कारण ये था, अलीवर्दी खान ने अपने आप को यहाँ पे सेव किया। अलीवर्दी खान ने अपने आप को सेव किया। इधर अंग्रेज भी कर्नाटक के साथ में व्यस्त थे। और मेनली आप बंगाल की जो कहानी है, इसकी शुरुआत जब अंग्रेजों के संबंध में आप करना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ घटनाएं रिलेट होगी। आपके दिमाग में अगर आपके दिमाग में ये घटनाएं रिलेट है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपका बिल्कुल एकदम ब्रॉड एंड क्लियर विजन आपका है। एक दिमाग में घटना 1651 की आई होगी आपके, एक दिमाग में घटना 1699 की आई होगी आपके, एक दिमाग में घटना 1717 की आई होगी। ये तीन घटना आपके दिमाग में चल रही है कि बताओ मुझे? ये तीन घटना 1651, 1699 और 1717, तीनों चल रही है या एक चल रही है या दोनों चल रही है? अगर मैं इन तीनों घटनाओं में से पूछूं तीनों है या एक है या दो है, अंग्रेजों के संबंध में बंगाल के मामले को लेकर, अंग्रेजों के संबंध में बंगाल के मामले को लेकर ये तीनों घटना आपके दिमाग में है? यस और नोट? अगर नहीं है तो मैं समझा देता हूं, देखिए, जो एक घटना है 1651 वाली, इस घटना के अंदर क्या हुआ? आप थोड़ा सा दिमाग को वाइड करिए और जानिए कि 1651 में शासक कौन था, मुगल शासक। तो आप जानते हैं कि 1651 में मुगल शासक था शाहजहां। 1651 में मुगल शासक था शाहजहां। और शाहजहां के कई सारे बेटे थे। अब मुगल शासक तो आगरा दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था, अब बंगाल से जाके तो शासन नहीं करेगा शाहजहां। तो बंगाल में या मुख्य मुख्य जो इनके शक्ति केंद्र होते थे, वहां तो युवराज या राजकुमार या इनके बेटे या इनके जो आगे इनके जो वे है, वो वहां से लीड कर रहे होंगे। तो बंगाल किसके अधीन था? औरंगजेब के अधीन था, या बहादुर शाह उसके क्या नाम वो क्या बड़े बेटे का क्या नाम था, उनके अधीन था, या फिर शाह सुजा, इनका एक बेटा था शाहजहां का, औरंगजेब का भाई, शाह सुजा के अधीन था? तो आप बोलोगे शाह सुजा के अधीन, तो आप बोलोगे शाह सुजा के अधीन था। तो शाह सुजा ने सबसे पहली बार इनको राइट दिया, इनको यहाँ पे फ्री ट्रेड वाली बात इनको यहाँ पे बोली, यहाँ पे फ्री ट्रेड वाली बात इनको दी। बंगाल या उस एरिया के अंदर ये फ्री ट्रेड वाली बात कहानी को यहाँ पे देते हैं शाह सुजा। यानी कि आपको पता होना चाहिए शाह सुजा 1651 में ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि 1632 में, 1632 में गोलकुंडा के शासक के द्वारा इनको सुनहरा फरमान दिया गया। लेकिन 1651 शाह सुजा, औरंगजेब का भाई शाहजहां का बेटा, इसके माध्यम से यहाँ पे इनको बंगाल के अंदर जो कुछ क्षेत्र था उनको वहां पे फ्री ट्रेड वाला कहानी वहां पे आप देखते हैं। जब आप 1699 वाली कहानी देखते हैं, तो 1699 में एक नाम आता है अजीमुस्सान। 1699 में एक नाम आता है अजीमुस्सान। ये अजीमुस्सान कौन था? हुआज अजीमुस्सान। कौन था ये अजीमुस्सान? किसका बेटा था ये अजीमुस्सान? क्यों पढ़ते हैं आप अजीमुस्सान को? क्या जानकारी मिलती है आपको, बताइए? अजीमुस्सान बहादुर शाह का, बहादुर शाह का। देखिए, देखिए, दो चीजें अलग अलग यहाँ पे रिलेट करेगी। ये बहादुर शाह का बेटा था। आपने देखा ना कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह के चार बेटे युद्ध के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। उनमें जानदार शाह भी है, उनमें ये अजीमुस्सान भी है, उसमें ये रफीउस्सान भी है, उसमें ये बेटे इनके युद्ध में प्रयासरत रहते हैं। ये बात हम कर रहे हैं 1712 की, ये बात हम कर रहे हैं 1712 की अजीमुस्तान की। लेकिन यहाँ तो घटना 1699 की है, यहाँ तो घटना 1699 की है। और 1699 में कौन शासन कर रहा था? मुगल शासकों में 1699 में कौन शासन कर रहा था? तो 1699 में मुगल शासकों में औरंगजेब शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था भाई? औरंगजेब शासन कर रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है भाई, और ये घटना है 1699 की। यानी कि ये क्या लगा औरंगजेब का? ये लगता है औरंगजेब का पोता, ये औरंगजेब का पोता लगता है अजीमुस्तान। जो आज का कलकत्ता आप देखते हैं, जो आज का कलकत्ता आप देखते हैं, इसको पहले क्या बोला गया?
जो इन्होंने इनको अंग्रेजों को प्रदान किया था, जो ये प्रदान की थी कलकत्ता के रूप में, जो आज आप कलकत्ता बोलते हैं, तो ये पहले किस नाम से जाना गया है? जो अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को ये जो 3 क्षेत्र जो यहाँ पे दिए थे, कौन कौन से क्षेत्र थे जो अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को दिए थे 1699? बताइए, टाइप करिए कमेंट में, कौन कौन से वो 3 क्षेत्र थे जो अजीमुस्तान ने, कलिकाता जो आप जानते हैं, कलिकाता, वही कलकत्ता बाद में बनता है। सुतानती, गोविंदपुर, वेरी गुड, कलिक हाँ, वेरी गुड, सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, ठीक है। 1699 में अजीमुस्तान, तो अजीमुस्तान का आपको पता चल गया। यानी कि औरंगजेब के समय में ही औरंगजेब का पोता अजीमुस्तान जो है बंगाल के अंदर ये महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करती थी। बंगाल के अंदर महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करती थी। आप जानते हैं औरंगजेब के समय में 21 राज्य हुआ करते थे, 14 उत्तर भारत में, 6 दक्षिण भारत में और 1 बाहर, है ना। ये पिता की उम्र भी काफी हो चुकी थी, 63 साल में इसका पिता जाके शहंशाह बनता है। बहादुर शाह आगे उनके बेटे ये उसमें मांग करते हैं। अब हम 1717 वाली कहानी देखते हैं। 1717 में कौन शासक बनता है? तो 1717 में आपका शासक बनता है फर्रुखसिंह। 1717 में आपका शासक बनता है भाई फर्रुखसिंह, कठपुतली शासक था। सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। और इन्होंने जो है, मतलब इनको स्वीकृति पत्र तो फ्री ट्रेड वाला मार्ग तो शाह शुजा के समय में इनको मिल गया था। इन्होंने इसको पुनः रिवाइवल किया, यानी कि दोबारा से इसकी पुष्टि कर दी कि हाँ ठीक है आप करिए, और एक निश्चित रकम ली और आप करिए, व्यापार करिए। जैसे जिस प्रकार पहले समुद्र के स्वामी पुर्तगाली हुआ करते थे, इसी प्रकार अब समुद्र के स्वामी अब अंग्रेज यहाँ पे बन चुके थे। समुद्र के स्वामी अब अंग्रेज यहाँ पे बन चुके थे, और इनको तो पर्टिकुलर बोल दिया गया था आप व्यापार करिए, आप फ्री ट्रेड यहाँ पे करिए। और देखिए जो फ्री ट्रेड अभी यहाँ पे फर्रुखसियार या शाह शुजा के द्वारा यहाँ पे फ्री ट्रेड जो द्वारा दिया गया था, इसका नुकसान आगे चलकर कौन भुगतेगा? इसका नुकसान आगे चलकर भुगतेगा सिराजुद्दौला। इसका नुकसान आगे चलकर भुगतेगा मीर जाफर, मीर कासिम। वही मीर कासिम, जब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इस फ्री ट्रेड यानी कि मुस्तक, ये जो थे अपने इसका दस्तक, मुस्तक बोल रहा हूं सॉरी, दस्तक, दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया और दस्तक को बेचना शुरू किया, तब इसका नुकसान का पता चलेगा कि किस प्रकार ये इसका नाजायज तरीके से ये इसका फायदा उठाते थे अंग्रेज। तो वो अभी दिया तो फर्रुखसिंह ने, इनके पूर्वजों ने। तो आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर अपने आप को किस प्रकार से ये स्थापित करने में लगे हुए हैं। पहले शाह शुजा के माध्यम से, फिर अजीमुस्तान, फिर ये फर्रुखसिंह के माध्यम से इनको बंगाल के अंदर जो है कार्य करने का वो अपना व्यापार करने का वो इनको एक प्रॉपर एक इनको इजाजत यहाँ पे मिलती है। तो ये तो थी इनको इजाजत की बात, यहाँ पे मैं कर रहा हूं। लेकिन जब आप मुर्शिद कुली खान के बाद इनके उत्तराधिकारी या फिर अली वर्दी खान पे आप बात आते हैं, तो अली वर्दी खान के समय में, मुर्शिद कुली खान के समय मैंने बताया, इनकी अभी तक जो दिमाग के अंदर जो अंग्रेजों का जो एक माइंड सेटअप जो बना हुआ था, ये जो 1717 से 1757 की कहानी अगर मैं आपको बताऊं, ये माइंड सेटअप इनका ऐसा बना हुआ था कि सबसे पहले तो इनको यहाँ पे मुगलों को नहीं समाप्त करना था। इस 1717 से 1757 के बीच में इनको मुगलों को नहीं समाप्त करना था। 1757 से 17 से 57 तक क्षेत्रीय राज्यों को नहीं कंप्लीटली समाप्त करना था इनको। क्षेत्रीय राज्यों के मामले में नहीं अभी तक हस्तक्षेप इंटरफेयर कर रहे थे। क्षेत्रीय राज्य चाहे वो मैसूर हो, वो 1757 के बाद में, चाहे निजाम हो वो 1757 के बाद में, चाहे मराठा हो वो 1757 के बाद में, चाहे आपका दूसरा कोई राज्य हो 1757 के बाद में, ये इनके मामले में इंटरफेयर करेंगे। मुगलों के मामले में भी ये 1757 के बाद ही इंटरफेयर करेंगे। अभी तक इन्होंने अपनी जो एनर्जी का जो यूज किया है, वो यूज ये किया है कि भाई ये जो पुर्तगाली है ना, पुर्तगालियों को तो इन्होंने पराजित कर ही दिया था पहले ही सवाली की लड़ाई में, और वो धीरे धीरे वो तो लगभग समाप्ति की ओर थे ही पुर्तगाली। लेकिन अभी जो मुख्य जो शक्ति थी वो डच और वो फ्रांसीसी थे, वो डच और वो फ्रांसीसी, मेनली इनमें भी फ्रांसीसी, तो इनको समाप्त करने में लगे हुए थे, इनको समाप्त करने में वो लगे थे। यानी कि आप एक साथ सारे कार्य करना संभव नहीं होता है। एक आपके पास में प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप जो है अपने सारे कामों को कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप आईपीएस भी बनना, आईएएस भी बनना चाहते हैं और एक साथ आप
यहीं पे तुरंत की आप दूसरी जॉब भी पाना चाहते हैं, नहीं। यूपीएससी भी देना चाहते हैं और एसएससी भी देना चाहते हैं, नहीं। मतलब एक स्ट्रेटेजी आपके पास में होनी चाहिए प्रॉपर। उस स्ट्रेटेजी का इन्होंने इनको समाप्त किया, धीरे धीरे समाप्त करके तब ये इन क्षेत्रीय राज्यों या इनके ऊपर यहाँ पे आएंगे। तो जब अली वर्दी खान के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो अली वर्दी खान की जब वैसे तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थे अली वर्दी खान के, लेकिन उनके 3 बेटी हुआ करती थी। 3 बेटी अली वर्दी खान के हुआ करती थी। एक बेटी का बेटा था, एक बेटी का बेटा था आपका सिराजुद्दौला। एक बेटी का बेटा था आपका ये यहाँ पे शौकत जंग। और एक बेटी का ही नाम दिया गया है, उसके बेटे का नहीं, एक बेटी का ही नाम दिया गया है, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, यानी कि एक बेटी का बेटा सिराजुद्दौला, एक बेटी का बेटा शौकत जंग और एक बेटी थी घसीटी बेगम। अब उत्तराधिकार की लड़ाई जो लगातार पहले से ही सल्तनत काल से आप लगातार देखते आ रहे हैं, इनमें भी उत्तराधिकार की लड़ाई। हालांकि अली वर्दी खान ने अपना जो उत्तराधिकारी है, अपना उत्तराधिकारी वो सिराज को माना है। अपना उत्तराधिकारी किसको माना है? वो सिराज को माना है। लेकिन क्या ये शांतिपूर्वक मान लेंगे सिराज को इनका उत्तराधिकारी, या शौकत जंग को उत्तराधिकारी? तो अब जो है अंग्रेज यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेज इंटरफेयर करना अपना शुरू यहाँ पे करेंगे। देखिए अभी जो इंटरफेयर होगा, अभी तक कलायु की एंट्री नहीं हुई बंगाल के मामले में। अभी तक कलायु की एंट्री बंगाल के मामले में नहीं हुई है। कलायु अभी मद्रास में ही है। कलायु अभी जो है सप्तवर्षीय संघर्ष में बिजी है। सप्तवर्षीय संघर्ष जो है अब लगभग लगभग वहां पे शुरू हो चुका है पुंडीचेरी की संधि के बाद में, और वो वहीं पे फ्रांसीसियों के साथ में अभी उलझे हुए है। पौंडीचेरी की संधि में उनको एक बढ़त मिल चुकी है फ्रांसीसियों से। तो यहाँ पे अभी दूसरे जो अंग्रेज थे उनके माध्यम से जो है यहाँ पे आप घसीटी बेगम और इनके मामले में इंटरफेयर वाली नीति अपनाई गई, जो अंग्रेजों ने पहले से अपनाई कि उत्तराधिकारी अली वर्दी खान का सिराज है। लेकिन इनको चुनौती कौन दे रहा है? इनको चुनौती दे रही है घसीटी बेगम, शौकत जंग। हम इनका साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे। और अंग्रेज ऐसे मौकों की तलाश में हमेशा रहते थे कि जब एक शासक गद्दी से उतरता है और दूसरा शासक गद्दी पर बैठता है, यानी कि एक शासक की मृत्यु होती है, दूसरा शासक गद्दी पर बैठता है, तब इनको पता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई होना संभव ही है लगभग लगभग केसेज में, चाहे वो मुगल शासक हो चाहे वो क्षेत्रीय शासक हो। तो ये ऐसे मौकों की तलाश में ये रहते थे। देखिए अलीवर्दी खान में तो कहीं, अलीवर्दी खान के सामने तो इन्होंने कहीं इतना इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, इनको लगा कि ये आपसी संघर्ष इनमें है, तो इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। शुरुआती समय में घसीटी बेगम का साथ दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। उसके बाद में शौकत जंग का साथ दिया, लेकिन शौकत जंग भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाता। तो यानी कि अपने दोनों के दोनों विकेट इन्होंने गिरा दिए। जो दोनों के दोनों जो अपोजिट जो पार्टी थी बंगाल में उत्तराधिकार को लेकर, दोनों के दोनों को इन्होंने समाप्त कर दिया सिराजुद्दौला ने। तो अंग्रेज क्या करेंगे भाई? अब ऐसा तो नहीं है कि सिराजुद्दौला के सामने बस एक यही मुसीबत थी कि घसीटी बेगम को समाप्त करना या शौकत जंग को समाप्त करना। एकमात्र मुसीबत तो ये नहीं थी। और मुसीबत क्या थी? मुसीबत इधर दक्षिण भारत से मराठा भी बने हुए थे। मराठा अखिल भारतीय स्तर पे कार्य कर रहे थे। अब जो है सिर्फ और सिर्फ मराठावाड़ा क्षेत्र में मराठा मराठा नहीं थे, अब वो पूरे के पूरे क्षेत्र में अब वो अपने अधीन वो लाने की यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे थे। पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने अधीन यहाँ पे लाने की वो बात यहाँ पे कर रहे थे। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका यानी कि बंगाल के मामले में भी आपने ये देखा कि इधर मराठों का डर, इधर घसीटी बेगम शौकत जंग को निपटाया इन्होंने। इधर घटनाओं को अगर आप देखेंगे, इधर अफगानों का भी एक डर था। लगातार बार बार अहमद शाह अब्दाली भी इसी समय में बार बार अटैक यहाँ पे कर रहा था। इसी समय में बार बार अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर ही रहा था। तो एक लगातार ये डर यहाँ पे था, लगातार ये डर यहाँ पे था। इधर बंगाल के अंदर अंग्रेज भी अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए पहले अंग्रेजों के संबंध में भी 3 बात यहाँ पे रखी जाएगी। देखिए सबसे पहली बात है ट्रेड, यानी कि व्यापार। अंग्रेज व्यापार कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, व्यापार करिए आप, व्यापार करिए यहाँ पे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसका फोर्टिफिकेशन करने की शुरुआत की, यानी कि इसका दुर्गीकरण करने की शुरुआत की, बंगाल के अंदर जो फोर्ट विलियम जो था उसकी दुर्गीकरण करने की शुरुआत की, लेकिन सिराजुद्दौला मना कर देता है, नहीं
आप एक व्यापारिक कंपनी है, आप एक व्यापारिक कंपनी है और आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी सुरक्षा में कोई चूक है और आपको आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम नवाब हम हैं यहाँ के, होलसेल हम हैं यहाँ के, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, है ना। हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको उसमें कोई भी, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ट्रेड कीजिए। लेकिन आप यहाँ पे दुर्गीकरण यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे आप दुर्गीकरण नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेड यहाँ पे आप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड यहाँ पे करेंगे। दुर्गीकरण का क्या मतलब होता है? दुर्गीकरण का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए ये फोर्ट विलियम है, मान लीजिए आपकी कोई भी बड़ा एक महल है, इसी महल के अंदर आपकी सेना भी है, इसी महल के अंदर आपके ऐसे अधिकारियों के घर भी है, इसी महल के अंदर आपके मुख्य मुख्य तोपखाने, वो सब चीजें घटनाएं यहाँ पे, सभी चीजें इसके अंदर है। इसकी यहाँ पे चार दीवारी कर दी जाती है, बड़ी बड़ी ऊंची दीवार यहाँ पे कर दी जाती है, और ऊंची ऊंची दीवारें जहां पे शत्रु यहाँ पे जो है जा ना सके डायरेक्टली, और यहाँ ये सब चीज यहाँ से आंक सकते थे ऊंची ऊंची दीवारों से। ये परकोटे पे यहाँ पे तोपे रख लेते थे, तोपे वगैरह रख लेते थे कि जब दूर से ही दुश्मन का पता चल जाए तो ये दूर से ही दुश्मन को यहाँ पे समाप्त कर सकते थे। यानी कि अपने आप को ये सेफ स्थिति के अंदर लेके आ रहे थे, अपने आप को ये सेफ स्थिति के अंदर, सेफ पोजीशन के अंदर ये अंग्रेज यहाँ पे अपने आप को लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, लगातार कोशिश प्रयत्न ये कर रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने मना ये यहाँ पे कर देते हैं, और जब मना कर देते हैं और ये घटना को ये मानते नहीं, तो उसके बाद में घटना क्या घटती है, उसके बाद में जब ये इनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, इसको ढाने की कोशिश करते हैं, फोर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश ये करते हैं, तो वहीं पे घटना की जानकारी मिलती है कि जब इनका संघर्ष होता है, इस संघर्ष में जानकारी ये मिलती है, जो आप एक नाम आप जानते हैं, ब्लैक होल वाली घटना को आप जानते हैं, कि जो ब्लैक होल वाली जो ट्रेजेडी है, ब्लैक होल वाली जो ट्रेजेडी है, दुर्घटना है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कि भाई एक बताया जाता है कि 20 जून की सड़ी हुई गर्मी थी, 20 जून की सड़ी हुई गर्मी थी, अरे भाई मई नहीं थी, जून था। 20 जून की सड़ी हुई गर्मी थी, और इस सड़ी हुई गर्मी में 18 फीट लंबे, 14 फीट चौड़े कमरे में, 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े कमरे में 140 लोगों को बंद किया गया है, और 140 लोगों को एक रात बंद किया है। जब अगले दिन इसको खोला गया है, तो मात्र जो है 23 लोग ही यहाँ पे जीवित बचे थे, मात्र 23 लोग ही यहाँ पे जीवित बचे थे। देखिए अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये ब्लैक होल वाली घटना सही है या ये ब्लैक होल वाली घटना गलत है। दोनों चीजों को आप देखिए। अगर आपके आंखों पे चश्मा लगा हुआ है साम्राज्यवादी विचारधारा वाला, या एज इट इज जिस प्रकार से इंपीरियलिस्ट ये हमारे राइटर हैं, साम्राज्यवादी जो लेखक है हमारे, जिस प्रकार से ये बोलते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सही है, सही है, ये घटना होलवेल इसका वर्णन कर रहा है, होलवेल इन 23 में से बचा हुआ जीवित व्यक्ति है, तो ये वर्णन कर रहा है। लेकिन ये किस आधार पे वर्णन कर रहा है, ये कौन सा चश्मा पहना हुआ है, तो उस आधार पे आप देखिए। पहली बात कि इन कमरों में, पहली बात तो ये है कि ये छोटा सा कमरा, अगर घटना घटी भी है इस कमरे के अंदर और इतने 140 लोगों को कैद किया गया, तो सिराजुद्दौला तो इसमें कैद करने से रहा, सिराजुद्दौला तो कैद करने से रहा, किसी ना किसी, भाई इतना बड़ा एक नवाब था, वो कैसे इस घटना को अंजाम देता, किसी ना किसी अधिकारी की अगर रही भी होगी तो ये घटना रही होगी। आप अगर ये घटना घटी भी है, तो आप सिराजुद्दौला को इसके लिए इतना जिम्मेदार मान सकते हैं कि जब सिराजुद्दौला को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने इन 23 लोगों के प्रति एक दया भाव, एक सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी। अगर वो इस घटना में लिप्त नहीं था, तो उनको एक सहानुभूति, या जितने लोगों ने जान यहाँ पे गंवाई, उन लोगों के प्रति एक सहानुभूति यहाँ पे व्यक्त करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके राज्य साम्राज्य के अंदर ये दुर्घटना घटी थी। अगर ऐसा हुआ था तो, हालांकि आप देखते हैं तत्कालीन जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे, कोई भी तत्कालीन भारतीय इतिहासकार इस घटना के बारे में वर्णन नहीं देता है। एक मुस्लिम इतिहासकार का नाम आता है, जिस मुस्लिम इतिहासकार को आप गुलाम हुसैन के नाम से जानते हैं, जिस मुस्लिम इतिहासकार को आप गुलाम हुसैन के नाम से जानते हैं, और इनकी पुस्तक है गुलाम हुसैन की सियार उल मुत्खरीन, सियार उल मुत्खरीन, सियार उल मुत्खरीन।
ये भी समकालीन थे, लेकिन ये भी घटना का वृत्तांत यहाँ पे जानकारी के माध्यम अपने से नहीं देते हैं। तो ये पता नहीं कि राजनीतिक लाभ भुनाने के लिए इन्होंने ये घटना घटी, या ये एक रियल घटना यहाँ पे ये घटी इतिहास के अंदर, कि 1756 से लेकर 1763 तक जब भी इन्होंने एकता की बात बोली या अंग्रेजों के सामने जब भी ये बात रखते थे, तो ये घटना ये रख देते थे, पर ये ब्लैक होल वाली घटना ये वहां उनके सामने रख देते थे। यानी कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाला कार्ड इन्होंने खेला, इमोशनल ब्लैकमेल वाला कार्ड इन्होंने यहाँ पे खेला अंग्रेजों ने अपने लोगों के साथ में, अपने लोगों के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल वाला कार्ड यहाँ पे इनके द्वारा खेला गया। फिर भी जैसे भी घटना घटती है, उसके बाद में अब सिराजुद्दौला लगातार एक इधर मराठा, इधर अफगान, इधर अपने ही ये शौकत जंग घसीटी बेगम से निपटारा, एक इतनी सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। तो अब सिराजुद्दौला जो है आगे चलकर इनको जो है यहाँ पे ये संधि कर लेता है, अलीनगर की संधि कर लेता है ये। और अलीनगर की संधि के तहत, अलीनगर किसका नाम था? अलीनगर कलकत्ता का ही नाम था, अलीनगर जो है कलकत्ता का ही नाम था। और ये संधि कब होती है भाई? ये संधि कब होती है अलीनगर की संधि? अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं आप लोगों से, अगर मैं अलीनगर की संधि के बारे में आप लोगों से एग्जैक्ट पूछूं तो ये संधि कब होती है, तो आप बोलोगे ये संधि होती है 1756 में होती है, 1757 में होती है? 1756 में होती है, 1757 में होती है? एक अलग अलग कैसे आ रहे हैं सभी का आंसर? 1757 ज्यादा वैलिड होगा, क्योंकि नहीं 1756 नहीं। देखिए आप एक बात बताइए मुझे, एक अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एक इमेज में, माइंड में एक इमेज लेके आएंगे कि अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई भाई? अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई बताइए? 1756 में हुई। 1756 में हुई। 1756 में कब हुई? 1756 में कब हुई अगर मैं आपसे पूछूं, 1756 में कब हुई? 1756 में कब हुई? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, नहीं पता अगर 1756 का आपको नहीं पता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि भाई ये जो अपना ये क्या नाम, ब्लैक होल वाली घटना कब घटी? ब्लैक होल वाली घटना कब घटी? ब्लैक होल वाली घटना 20 जून 1756 में। तो ये जो अलीनगर की संधि हुई है ब्लैक होल की घटना से पहले हुई या बाद में हुई? अलीनगर की संधि जो है ब्लैक होल्स की घटना के बाद की घटना है या पहले की घटना है? अब आया ना निकल के सभी का। आपने बोला कि 20 जून 1756 में ये घटना घटी ब्लैक होल की, और जब ब्लैक होल की घटना घटी उसके बाद में ये संधि इनको करने के लिए विवश होना पड़ा। और ये संधि जब विवश होना पड़ा इनको करने के लिए अलीनगर की संधि, तो आपको रटना पड़ेगा कि 1756 में हुआ अलीनगर या 1757 में हुआ। फरवरी 1756 में हुआ या फरवरी 1757 में हुआ? घटनाओं को रिलेट करना है ना, घटनाओं को रिलेट करना है ना। ठीक है, बात समझ में आई? अब 1756 वाली बात ध्यान रखना कि जब यार घटना ही ये एक घटना हम देख रहे हैं तो रिलेट करना आपने। अभी तक अंग्रेजों को ट्रेड का अधिकार मिला हुआ था। अब जो है अंग्रेज इसके बाद में अलीनगर की संधि के बाद में यहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि दुर्गीकरण भी कर सकते हैं। ये दुर्गीकरण का अधिकार यहाँ पे इनको दे दिया। लेकिन सिराजुद्दौला ने एक बात बोली कि चलिए ठीक है आप दुर्गीकरण कर लीजिए, लेकिन आपका जो इस दुर्गीकरण का जो यहाँ पे उद्देश्य है या मोटिव, या इसका जो उद्देश्य है, जो इसका मोटिव है ना, वो मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप एक व्यापार के रूप में, ये आप यहाँ पे सैनिक गतिविधियां आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को यहाँ पे युद्ध के लिए यहाँ पे तैयार नहीं करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे अभी तक आक्रामक स्थिति के अंदर यहाँ पे जो ये आप देखेंगे, ये लड़ाई वाले मामले में या किसी के मामले में आप इंटरफेयर यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बात अलीनगर की संधि के तहत हुई। अब इन्होंने तो अपने आप को यहाँ पे बंगाल के अंदर स्थापित करना था, और बंगाल के अंदर स्थापित करना था क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो है जब ये ब्लैक होल की घटना के बाद में अंग्रेजों ने जाके फुल्टा द्वीप में जाके शरण ली थी, और उधर से
कॉल करके, मतलब वहां से मद्रास से क्लाइव और वाटसन भी सैनिक सहायता के लिए इनके यहाँ पे आ चुके थे। तो अभी कोई ना कोई तो रीजन चाहिए इनको, कोई ना कोई तो रीजन चाहिए कि सिराजुद्दौला के साथ ये संघर्ष कर सके, सिराजुद्दौला के साथ में ये संघर्ष कर सके। उस रीजन से पहले इन्होंने एक नई चाल क्या खेली थी, उस रीजन से पहले इन्होंने एक चाल ये खेली थी कि भाई घसीटी बेगम शौकत जंग का साथ दिया लेकिन सफलता नहीं मिली, यानी कि दुश्मन का साथ दिया तो सफलता नहीं मिली। अगर दुश्मन के दोस्त का साथ देंगे, अगर दुश्मन के दोस्त का साथ देंगे, एक ऐसा तो नहीं है कि आप जाओ किसी के घर में और जो है यहाँ पे अब किसी को तोड़ने की ऐसे एज इट इज सीधी सीधी कोशिश आप करो कि भाई किसी ना किसी माध्यम से तो आप कोशिश करेंगे कि आप जाओ बीजेपी के अंदर, और कांग्रेस वाले की बारे में बात बता रहा हूँ, आप जाओ बीजेपी में और अमित शाह को तोड़ने की कोशिश करो, तो ऐसा हो सकता है कि सीधा सीधा आप जाइए और मेन जो मुख्य है, जो रोल में है, उसको आप तोड़ लेंगे? नहीं, किसी न किसी माध्यम से इन्होंने कोशिश की, और किस प्रकार एक बिचौलिए के माध्यम से, अमीचंद के माध्यम से, राय दुर्लभ के माध्यम से इन्होंने मीर जाफर तक अपनी पकड़ बनाई। मीर जाफर जो एक रिश्तेदार भी था सिराजुद्दौला का, और मुख्य सेनापति भी जो है मीर जाफर हुआ करता था सेना के अंदर, मीर जाफर मुख्य सेनापति भी हुआ करता था। लेकिन हाँ, और जो है उनके साथ इन्होंने अपनी एक सेटिंग स्थापित की कि हम युद्ध करेंगे, आपने भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन आपने वहां पे जिस प्रकार का रोल अदा करना है, यानी कि सेनापति, भाई सेना को कौन संचालन करता है? सेना का संचालन तो सेनापति करते हैं। अब भारत में यहाँ पे सेना, आर्मी, एयरफोर्स चीफ जो है रक्षा मंत्री करेंगे, रक्षा मंत्री तो अपने अकॉर्डिंग उनको लीड करेंगे ना, उसके बाद में आएगा प्रधानमंत्री का तो एक ऑर्डर होगा, लेकिन रक्षा मंत्री उसको लीड करेंगे। तो यहाँ पे सेनापति की एक सेटिंग पूरी की पूरी, एक जाल यहाँ पे बिछाया हुआ था। तो उसके बाद जब क्लाइव यहाँ पे सेफ था, क्लाइव को लग रहा था कि भाई अब हम सुरक्षित है, क्लाइव को लग रहा था कि अब हम सुरक्षित है, हम अटैक यहाँ पे कर सकते हैं, तो इन्होंने एक बहाना बनाने के लिए, एक यहाँ पे इन्होंने एक कारण बनाने के लिए कि युद्ध का कोई कारण तो होना चाहिए, प्लासी के युद्ध के पीछे का कोई कारण तो होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, फ्रांसीसी बस्ती थी जो चंद्रनगर, चंद्रनगर पर अटैक इन्होंने कर दिया, चंद्रनगर पर अटैक इनके द्वारा यहाँ पे कर दिया गया। और जब चंद्रनगर पर अटैक हुआ, पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, फिर दुर्गीकरण किया, अब चंद्रनगर पे भी अटैक इन्होंने कर दिया। तो अब यहाँ पे सिराजुद्दौला बोला कि नहीं, अब बात जो है सर से, जो पानी जो है अब सर से ऊपर को जा रहा है, तो इन्होंने अब संघर्ष वाली बात आई, युद्ध के मैदान में आते हैं। और इधर ये युद्ध के मैदान में आते हैं, मुर्शिदाबाद के पास में ही कुछ कोस की दूरी पर ये पलासी वाला जो क्षेत्र है, ये आप देखते हैं कि यहाँ पे एक संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के अंदर जो घटना घटती है वो आप देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे सिराजुद्दौला लड़ाई में था, सिराजुद्दौला इस संघर्ष के अंदर था, और मीर जाफर भी था, और भी थे, मीर मदान भी था, मोहनलाल भी था, या ये अमीचंद वगैरह, या राय दुर्लभ, ये सेठ, ये जगत सेठ, ये सब मिले हुए थे। लेकिन जब लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई में सिराजुद्दौला ने, क्योंकि मीर जाफर एक उसी तरीके से व्यवहार कर रहा था, तो सिराजुद्दौला ने बुलाया इनको कि भाई बताइए क्या आपकी आपकी क्या राय है। भाई मुख्य नवाब तो राय लेता ही था, तो मीर जाफर बोला है कि साहब ऐसा है, लड़ाइयाँ और भी बहुत सारी आएगी, युद्ध भी और भी बहुत सारे आएंगे, हम वहां पे देख लेंगे इनको, लेकिन ये लड़ाई हमारे अनुकूल नहीं है, इस लड़ाई में हम यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, तो इसमें हमारा बेनिफिट यही है कि हम इस लड़ाई को यहीं पे ड्रॉप करके हम यहाँ से निकल जाए, और फिर जान बचेगी तो दोबारा जीत लेंगे, लड़ाई में क्या है अंग्रेजों से। यानी कि इस प्रकार की कोशिश मीर जाफर यहाँ पे कर रहा था कि सिराजुद्दौला को यहाँ से निकालना है। लेकिन यहीं पे कुछ मुख्य जो सेना, मतलब मुख्य जो सेना के दो ही व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक नाम है मीर मदान और एक नाम है मोहनलाल। ये वफादारी के रूप में कार्य किया, मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों ने यहाँ पे एक वफादारी के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया। ये बोला नहीं नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब, सेनापति साहब को बोला मीर जाफर को, नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अरे बोला चुप, जब ऑर्डर आईपीएस का है, जब ऑर्डर आईपीएस का है तो आप क्या करोगे, ऑर्डर आईपीएस का है तो आप क्या करोगे? ये चुप हो जाएंगे, ठीक है लड़ाई लड़ो, आप लड़ाई लड़ो। तो लड़ाई लड़े, हिम्मत से लड़ी मीर मदान मोहनलाल ने, और हिम्मत से लड़ी लड़ाई मीर मदान मोहनलाल ने, तो दोनों की हत्या हो जा मृत्यु हो जाती है। लेकिन शाबाशी से लड़े, शाबाशी से लड़े। और यहाँ पे जो षड्यंत्र इनके द्वारा रचाया गया था, जो षड्यंत्र इनके द्वारा रचाया गया था,
अच्छा, एक चीज और भी तो देखी होगी आपने कई बार, वैसे ही बता दूं, 1 मिनट। कई बार आप अपने घर में छोटे होते हैं और अपने बड़ों को एक सलाह देने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई चीज होती है, एक दो बात होती है कि आप सलाह देने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो एक आपको दबाने, मतलब ज्यादातर के चीज में, चाहे परिवार हो आपका, चाहे आपका समाज हो, चाहे रिश्तेदार हो, उसी तरीके से ट्रीट करेगा आपकी उम्र के हिसाब से। उम्र, अगर आपके पास में कोई ओहदा नहीं है, अगर आपके पास में कोई ओहदा नहीं है, तो उसी तरीके से ट्रीट करेगा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मतलब बात को तवज्जो नहीं देता है। मतलब ये एक पूरा पूरा बना हुआ है। और आप लग जाते हैं बढ़िया, कम उम्र में बढ़िया पोस्ट पे आप पहुंच जाते हैं, फिर सारी बात आपकी मानी जाती है। तो ये निचले स्तर के अधिकारी थे, ये निचले स्तर के अधिकारी थे। एक मूवी आई है अभी वो अक्षय कुमार की, एक मूवी आई है अक्षय कुमार की, वो आई है अभी, कठपुतली, कठपुतली। तो उसमें सब इंस्पेक्टर था, उसके ऊपर जो है और अन्य अधिकारी हुआ करते थे। ये आपके हिमाचल में ही बनी ना, कसोल को लेकर बनी है, कसोल में जो साइलेंट किलर था उसको लेकर बनी थी। तो हाँ, कसोली कसोली, हाँ। तो यहाँ पे वही है कि वो बात बता रहा है कि उसने पूरे 7 साल अपने उस जीवन के दिए कि भाई उसको कैसे साइलेंट किलर, यानी कि उसके रोल को देखा कि किस प्रकार से ये घटना को अंजाम देते हैं, हम उनकी तह तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये पहले साथ इनका किरदार ही अपना दूसरा था, लेकिन उसके बाद ये अपने फादर की जॉब, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जॉब पे जाते हैं। और उसके बाद में जब ये घटना घटती है, वहां पे बार बार लड़कियों को उठाया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। तब ये जब अपने अधिकारी को ये बोलता है कि नहीं ये साहब, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये साहब, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो इन्होंने बोले ठीक है यार, तेरा काम है यहाँ पे सिगरेट लाना, तेरा काम है यहाँ पे जो है स्टेशनरी के कार्य को कंप्लीट करना, दरोगा से वो कार्य उनको सौंप दिया गया है ना। मतलब एक, और हालांकि उनको सारी घटना बाद में फाइनली जाके वो उन्हीं को लीड करने का मौका मिलता है, लेकिन तब तक काफी हत्याएं वहां पे हो चुकी थी। मेरे कहने का मतलब यही है। तो मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों के दोनों व्यक्तियों ने बोला इनको, लेकिन नहीं मानी गई बात। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बात ये हुई कि अब जो है यहाँ पे आपका ये जो थे सिराजुद्दौला, ये युद्ध के मैदान से निकल जाते हैं कुछ सैनिकों के साथ में, और मीर जाफर पीछे पीछे अपने बेटे को भी भेज देता है। मीर जाफर पीछे पीछे अपने बेटे को भी भेज देता है। बेटे का नाम था मीरन, बेटे का नाम था मीरन, और बेटे का नाम था मीरन। जब भेज देते हैं, और रास्ते में ही पूरी की पूरी एक प्लानिंग थी, उसमें कोई ऐसा, पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उसमें कोई चेंज करना ही नहीं था। धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं, धोखे से जो है सिराजुद्दौला की हत्या ये कर देते हैं। और हत्या करने पर जो पहले ही सेटिंग स्थापित की हुई थी कि भाई ये जो और दूसरे व्यक्ति है उनको पैसा दिया जाएगा, या फिर से मीर जाफर को मुख्य, मतलब इनको नवाब बनाया जाएगा, उसी घटना के तहत जो है ये प्लासी की लड़ाई लड़ने के बाद में, यानी कि हालांकि आप प्लासी की लड़ाई को ये देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई कोई मुख्य लड़ाई नहीं थी, इसमें कोई लोगों की हत्या थोड़ा हुई, यहाँ के लोगों की, सैनिकों की मृत्यु थोड़ा हुई इस लड़ाई में। ये तो एक षड्यंत्र था, ये तो एक षड्यंत्र था। प्लासी की लड़ाई तो एकमात्र षड्यंत्र था। असली जो इनको विजय प्राप्त होती है वो बक्सर की लड़ाई में प्राप्त होती है। यस, ये कॉन्स्पिरेसी थी। अक्सर असली जो लड़ाई के अंदर जो विजय प्राप्त होती है वो तो बक्सर के अंदर होती है, इनको 1764 में। ये तो एक षड्यंत्र था, लेकिन इसके परिणाम जो हुए हैं प्लासी की लड़ाई के, वो दूरगामी परिणाम हुए। परिणाम प्लासी की लड़ाई के, वो यहाँ पे इसके जो प्रभाव पड़े हैं वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। क्या दूरगामी प्रभाव पड़े हैं? अब बंगाल के अंदर कंपनी को एक कठपुतली नवाब मिल गया, अब से पहले ये नहीं था। अब बंगाल के अंदर कंपनी को एक कठपुतली नवाब यहाँ पे मिल चुका है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा, आप देखते हैं कि अब जो है भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो आप आगे चलकर दादा भाई नौरोजी में देखते हैं ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत अब प्लासी की लड़ाई के बाद यहां पे हो चुकी है। अब आप देखते हैं कि भाई इसके अंदर की कमी, प्रभाव तो पड़ा प्लासी का, इसके अंदर की कमी को पूरा किया गया बक्सर की लड़ाई में। अब इनकी घटनाओं का पता चल गया सारी का, और इसके बाद में कैसे प्रभाव ये पड़ा कि प्लासी के बदौलत इन्होंने बंगाल को जीता, अंग्रेजों ने प्लासी के बदौलत बंगाल को जीता, और बंगाल के बदौलत इन्होंने भारत को जीता, और भारत की जीत के साथ इन्होंने आधुनिक भारत की शुरुआत की। प्लासी के बदौलत बंगाल को जीता, और बंगाल की जीत के, बंगाल की बदौलत भारत को जीता, और भारत की जीत के साथ में इन्होंने आधुनिक भारत की एक शुरुआत की। तो ये प्रभाव प्लासी की लड़ाई का पड़ता है, और प्लासी का लड़ाई का बहुत ही बड़ी इंपोर्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यस और नोट बताइए, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आया होगा।
तो अभी ये कठपुतली वाली कहानी देख लीजिए, क्योंकि हम इनको पढ़ रहे हैं ना, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी मीर जाफर। सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी था आपका मीर जाफर। आराम से लेते रहना क्लास, थोड़ी लंबी करेंगे, अच्छे तरीके से बंगाल को कंप्लीट हम करेंगे। मैं बताऊंगा अंजू, एक एक पे, पहले एक बार कठपुतली बता दो, थोड़ा बंगाल को कंप्लीट करेंगे तो सभी लोग जुड़े रहिएगा इस पर, है ना। तो मीर जाफर, सबसे पहले मीर जाफर को गद्दी पर बैठाता है। मीर जाफर एक कठपुतली शासक था। जब गद्दी पर बैठा है, जब नवाब बनाया गया है, तो भाई कुछ ना कुछ तो फायदा अंग्रेज निकालेंगे इससे। तो हाँ, निकालेंगे, बहुत सारा धन मीर जाफर ने अंग्रेजों को दिया है। बहुत सारे क्षेत्र की जो है जमींदारी जो है अंग्रेजों को मीर जाफर ने दी है। इंडिविजुअल क्लाइव को भी दी है और कंपनी को भी दी है। इंडिविजुअल क्लाइव को भी दी है और कंपनी को भी दिया है। पूरा का पूरा एक सर्टेन इलाका दे दिया कि आप यहां से जो हमें राजस्व प्राप्त होता था, वो राजस्व अब आपको प्राप्त होगा, वो राजस्व अब आपको प्राप्त होगा। मीर जाफर ने क्या था? मीर जाफर था कि बाद में हम देखेंगे इनको अंग्रेजों को, लेकिन बहुत ही अदूरदर्शी शासक था, अदूरदर्शी। जैसे कि आप फर्रुख सियर को घृणित कायर बोलते हैं ना, तो इसको भी आप कायर की श्रेणी में आप ला सकते हैं। इसको भी आप, मीर जाफर को भी यहाँ पे कायर की श्रेणी में यहाँ पे आप ला सकते हैं। समस्या कब हुई जाफर को अंग्रेजों से? समस्याएं तब हुई, इतना सारा धन भी दिया, इतना सारा सर्टेन एरिया भी दिया, इतना जमींदारी भी दी, इतना अलग अलग पैसा भी दिया इनको, लेकिन फिर भी अलग अलग ये धन की मांग करते हैं। ये अलग अलग धन की मांग करते हैं, धन की मांग करते हैं। भाई इनको पता चल गया ये पैसा देंगे, इनमें से ये पता चल गया ये पैसा देंगे, पैसा देंगे, क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक घटना मैं वैसे ही बताता हूँ। अगर आप लोगों के साथ में, आपके किसी रिलेटिव के साथ में घटे, वैसे आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसकी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि ये लगभग 1 डेढ़ साल से लगातार ये घटना चल रही है। विशेष तौर पे लड़कों के साथ में, विशेष तौर पे लड़कों के साथ में, मेरे भी नॉन के साथ में कई बार हुआ है कि कई बार, वैसे आप लोगों को सभी को ये सेफ्टी यहाँ पे अपनानी चाहिए। जैसे कि आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, विशेष तौर पे फेसबुक आप चलाते हैं, तो फेसबुक पे आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लड़कों के पास में लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, उसके बाद में मैसेंजर पे बात होनी शुरू होती है, धीरे धीरे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। धीरे धीरे जो है बात होती है, तो व्हाट्सअप नंबर शेयर होता है, पता लगते हैं कि कहाँ से क्या है। वो आपकी पूरी की पूरी फेसबुक के जब फ्रेंड ऐड फ्रेंड हो जाता है, तो पूरी पूरी वो डिटेल निकाल लेते हैं कि कौन कौन आपके रिलेटिव है, किन किन के साथ में आपका ज़्यादा इंटरेक्शन है, उनकी वो पहले से तैयार कर लेते हैं उस ट्रैप को। फिर वो बात करते हैं, फिर वो व्हाट्सअप नंबर आता है, फिर वो वीडियो कॉल पे आती है, और वीडियो कॉल के माध्यम से वो फिर वही वो वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करने के 20-30 सेकंड के अंदर वो ट्रैप करते हैं अश्लील वीडियो के माध्यम से। और उसके तुरंत बाद फिर वो एकदम तुरंत आपको वीडियो शेयर करते हैं, और वीडियो शेयर करने के बाद में आपकी जो स्थिति होती है, वो स्थिति होती है डू और डाई, वो सुसाइड वाली स्थिति होती है। वो फंसाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है, ये उनके उन लोगों के फोटो भी भेजते हैं आपके साथ में, उन लोगों की वो आईडी भी भेजते हैं जिन लोगों के आपके साथ में फेसबुक फ्रेंड आपके जो नोन है आपके, वो आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके रिलेटिव, आपके कोई भी हो सकते हैं। यानी कि फंसाने की कोशिश करते हैं कि बताइए शेयर करूं इन लोगों के साथ में या पैसे दोगे, शेयर करूं या पैसे दोगे। ऐसी घटना अंजाम, मतलब इतने बड़े स्तर पे ये अंजाम दिया जा रहा है, इतने बड़े स्तर पे अंजाम दिया जा रहा है। कम से कम भी 5 लोगों के, मेरे जानकार के साथ में ये घटना घट चुकी है। और कुछ ने उनमें से ये भी है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कुछ पैसे देने की कोशिश भी करते हैं। पहले 10,000 की मांग है तो 10,000 दिए, पर जब उनको लगा कि 10,000 दिया, फिर एक 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर वही इल्जाम, बात आती है कहीं कुछ ऐसा हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर 20,000 देते हैं, फिर 50,000 देते हैं। एक डिमोटिवेशन के अंदर होता है। हुआ है आप लोगों के साथ, किसी के नोन के साथ में ऐसा? अगर मतलब ऐसी घटना घटती है तो उससे बचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो किसी अननोन को ऐड ही मत करिएगा जो आपके फेसबुक उसके अंदर है, और सब अपना उसको लॉक करके रखिएगा। तो फिर ये घटनाएं, ये बहुत बड़े स्तर पे, विशेष तौर पे दिल्ली, विशेष तौर पे दिल्ली, हाँ, विशेष तौर पे दिल्ली में ये आजकल बहुत बड़ा क्राइम जो है, इसको आप बोल सकते हैं, ये चल रहा है। तो यानी कि मीर जाफर ने एक बहुत बड़े पहले बहुत सारा धन दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि अब दिया है तो दोबारा फिर देंगे। अतिरिक्त मांग अंग्रेज यहाँ पे कर रहे हैं, अतिरिक्त मांग यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे कर रहे हैं धन की।
अब इन्होंने कैसे इनसे छुटकारा पाना है ये कोशिश की मीर जाफर ने। कैसे इनको छुटकारा पाना है कोशिश की मीर जाफर ने। मीर जाफर मिलते हैं हम डचों के साथ में। मीर जाफर मिलते हैं डचों के साथ में और डचों को मिलकर अंग्रेजों को परास्त करने की कोशिश करते हैं। मीर जाफर डचों के साथ में मिलके अंग्रेजों को परास्त करने की कोशिश करते हैं। हाँ, परास्त करते हैं, लेकिन जाफर और डच मिलके भी अंग्रेजों को समाप्त नहीं कर पाते। जाफर और डच मिलके भी अंग्रेजों को समाप्त नहीं कर पाते। चिनसुरा के अंदर लड़ाई होती है, डचों की बेदरा के अंदर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में पराजित हो जाते हैं। अब लगा कि जाफर जो है काम का आदमी नहीं है। जिस उद्देश्य के साथ में, जिस पर्पज के साथ में इसको गद्दी पर बैठाया गया था, उस पर्पज को ये पूरा ही नहीं कर रहा है। उस पर्पज को ये पूरा ही नहीं कर रहा है, फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो फिर फायदा क्या है इसका गद्दी पर बैठाने का? क्यों इसको नवाब बनाए? चलो हटाते हैं इसको। चलो इसको हटाते हैं, चलो हटा दिया इसको। मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। अब दूसरा एक रिलेटिव थे मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम के रूप में गद्दी को छोड़ देते हैं और इसको पेंशन इसको देके इसको 15,000 रुपये महीना के हिसाब से इनको भेज दिया जाता है। अब मीर कासिम बनते हैं। जिस प्रकार से मीर जाफर नगद देकर, जमींदारी देकर, पैसे देकर गद्दी पर बैठा था, इसी प्रकार मीर कासिम ने भी शुरुआती समय में वही बहुत सारा पैसा दिया, वही बहुत सारी जमींदारी दी, वही बहुत सारा जो है बहुत सारा धन इनको दिया, देना पड़ा शुरुआती समय में। और शुरुआती में बगावत करते तो मारा जाता, वहीं पे फिर कैसे बनता? पहले एक बार बना, बनने के बाद में अपने आप को स्थापित किया, उसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। हालांकि ये बोला जाता है कि अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य मीर कासिम ही थे। अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य जो थे वो मीर कासिम ही थे, सबसे योग्य। लेकिन अब शुरुआती समय में तो मीर कासिम ने भी वही कार्य किया जो मीर जाफर ने किया। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को स्थापित किया। कैसे स्थापित किया और क्या संघर्ष का कारण क्या बना? संघर्ष का कारण यह बना कि जो व्यापार जो अभी तक अंग्रेज कर रहे थे ना, तो व्यापार के तरीके में परिवर्तन आ गया है। व्यापार के तरीके में परिवर्तन आ चुका है। अंग्रेजों के व्यापार के तरीके में परिवर्तन आ चुका है। कैसे व्यापार के तरीके में अंग्रेजों के कैसे परिवर्तन आ चुका है? अब तक ये क्या करते थे? ये इंग्लैंड से पैसे लेके आते थे, इंग्लैंड से ये बुलियन लेके आते थे, भारत से माल खरीदते थे, उसको इंग्लैंड में जाके बेच देते थे। इंग्लैंड से बुलियन लाते थे, भारत से माल खरीदते थे, उसको जाके बेच देते थे। अब ये क्या करने लगे? अब पैसा किसका? पैसा भी इनको भारत से ही मिल रहा है, इंग्लैंड से लाने की जरूरत तो नहीं है अब इनको पैसा। जब इनको मीर जाफर मीर कासिम पैसा दे रहा है, अब इनको इंग्लैंड से लाने की जरूरत तो नहीं है पैसा, नहीं जरूरत है। अब ये पैसा भी भारतीय, व्यापार भी भारत में। और पहले व्यापारी जो कुछ वस्तुओं खरीद कर इंग्लैंड में बेचते थे, अब पैसा भी भारत का, व्यापार भी भारत में, और उसको बेचना भी भारत में शुरू कर दिया। बंगाल से खरीदा कोई चीज, बंगाल से खरीदी सस्ते रूप में, तमिलनाडु में महंगी है तमिलनाडु में बेच दिया, उत्तर प्रदेश में महंगी है तो उत्तर प्रदेश में बेच दिया, गुजरात में महंगी तो गुजरात में बेच दिया। एक जगह से खरीदी दूसरी जगह पर उसको बेच दिया। भारत का पैसा, भारत का क्षेत्र, भारत का ये सब कुछ भारत का। तो व्यापार के तरीके में परिवर्तन यहाँ पे हो चुका था। और धीरे धीरे करके अपने जो कंपिटिटर थे, अपने जो कंपिटिटर थे, उन कंपिटिटर को कैसे रास्ते से हटा रहे थे, अपने कंपिटिटर को कैसे ये रास्ते से हटा रहे थे। आप देखिए, इनको दस्तक का अधिकार मिला हुआ था। दस्तक के अधिकार में इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। भारत के मामले में बताओ, देना पड़ता था क्या इनको कोई टैक्स? इनको कोई टैक्स पे करना पड़ता था क्या? इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और भारतीय व्यापारियों को करना पड़ता था, और भारतीय व्यापारियों को करना पड़ता था टैक्स पे। तो बताइए, अगर भारतीय एक वस्तु है ये 10 रुपए की है और इस पे 5 रुपए टैक्स लग रहा है, तो ये भारतीय व्यापारी तो अपना ये 5 रुपए का जो टैक्स दे रहे हैं, 10 किसने खरीदी है तो 15 में तो इसको पड़ी रही है, तो इसको बेनिफिट भी कमाने की कोशिश करेगा भारतीय व्यापारी। भाई 10 रुपए में खरीदा है, 5 टैक्स दे रहे हैं, 15 में तो इनको पड़ा ही है, इसमें बेनिफिट भी लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अंग्रेजों को 10 रुपए में मिला है और टैक्स है इनका 0, और पड़ा कितने में इनको? 10 में। अगर यहाँ पे ये 12 में भी बेचेगा, 13 में भी बेचेगा, 14 में भी बेचेगा, तो ये भारतीय व्यापारी इनके सामने डटकर खड़ा हो सकते हैं क्या? ये अपना नुकसान में तो बेचेंगे नहीं भारतीय व्यापारी। बताइए बेचेंगे क्या नुकसान में? अपने अपने माल को नुकसान में बेचेंगे क्या? मीर कासिम ने क्या किया? मीर इन्होंने दस्तक का दुरुपयोग भी करना शुरू किया। जैसा कि आप देखते हैं आज, भाई पहले तो ये अधिकार दस्तक का दुरुपयोग वाला, दस्तक वाला जो अधिकार है अंग्रेजों को मिला हुआ था। कुछ भारतीय जुगाड़ी लोग भी थे, कुछ भारतीय जुगाड़ी लोग भी थे,
उन भारतीय जुगाड़ी लोगों ने अंग्रेजों से दस्तक को किराए पर ले लिया, खरीद लिया, है ना। वो लोग जिन्होंने किराए पर ले लिया, खरीद लिया दस्तक को अंग्रेजों से, वो तो व्यापारी सरवाइव कर गए, वो तो सरवाइव कर गए। लेकिन जो भारतीय व्यापारी जिन पे दस्तक में ये टैक्स पे करना पड़ता था, उनका जीवन यापन कैसे होगा? तो मीर कासिम ने ये व्यापार के लिए ये दस्तक था, इस सभी के लिए फ्री कर दिया, भारतीयों के लिए भी, भारतीयों के लिए भी फ्री कर दिया। जो अभी तक दस्तक का दुरुपयोग कर रहा था, कंपनी के लोग, कंपनी के अधिकारी, कंपनी के जो ये जो दूसरे लोग थे, ये दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, ये सभी के लिए इनको, इनके द्वारा इनको फ्री कर दिया गया। और जब इनको फ्री कर दिया गया, पहले ये होता था, अब व्यापार सभी के लिए बराबर हो गया। अब इसका नुकसान किसको होगा? अब इसका नुकसान किसको होगा बताइए? बताइए इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान किसको होगा बताइए? अंग्रेजों को होगा। अंग्रेजों को होगा। जब व्यापार में सभी बराबर हो गए तो इसका नुकसान अंग्रेजों को सीधा सीधा। तो अब मीर कासिम के साथ में इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। अब मीर कासिम के साथ में इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? मीर कासिम के साथ में इनका संघर्ष यहां से शुरू हो जाता है। और अब जो मैं यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली मैं बात बता रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली मैं बात यहाँ पे बता रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? धन का निष्कासन, हिंदी में बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ को। धन कहां से आया? भारत से आया। भारत से आया। धन कहां से आया? भारत से आया। किस माध्यम से आया? धन कहां से आया भाई? भारत से आया। किस माध्यम से आया? रिश्वत के माध्यम से आया। वसूली की, राजस्व की वसूली की, आंतरिक व्यापार के माध्यम से आया। आंतरिक व्यापार के माध्यम से आया। ठीक है, पहले व्यापार होता था एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, यहां से लिया, यहां से खरीदा, ये अलग अलग चल रहा था। लेकिन अब तो व्यापारी पूरा चेंज हो चुका है। तो भारत को क्या बेनिफिट मिल रहा है इस पैसे का? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यही तो ड्रेन ऑफ वेल्थ है। भारत को इस पैसे का क्या बेनिफिट मिल रहा है? भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है, बदले में को कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो यही तो ड्रेन ऑफ वेल्थ है। समझ में आया भाई? कौन पूछ रहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? कौन पूछ रहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? समझ में आया भाई? अरे हाँ ना, कुछ तो कर दो। ठीक है, आ गया, मान लेते हैं। आगे देखिए मीर कासिम के बारे में। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है या वैसे ही चल रहा है काम? समझ में नहीं आ रहा है? आपको मौका दूंगा मैं 15 मिनट के बाद में, 15-20 मिनट के बाद में, फिर आप अपने खुल के डाउट पूछना। ठीक है। अब मैंने एक बोला था कि इसके अंदर की कमी फिर बक्सर की लड़ाई में पूरी हुई, इसके अंदर की कमी फिर बक्सर की लड़ाई में पूरी हुई। इसके अंदर की कमी, प्लासी के अंदर की कमी जो है बक्सर की लड़ाई में पूरी हुई। देखिए आप जानते हैं कि साम्राज्य की स्थापना इन्होंने प्लासी के अंदर कर दी। सिराज की जगह जाफर को, जाफर की जगह कासिम को इन्होंने गद्दी पर बिठाया। महतो खानसान की लगातार बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो इन्होंने मीर कासिम के साथ भी वही संघर्ष हुआ। मीर कासिम ने भी अंग्रेजों के जो विरोधी थे, अंग्रेजों के विरोधियों को शरण देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के विरोधियों को शरण देना मीर कासिम ने शुरू कर दिया। और अब मीर कासिम अपने असली रूप में आए। अब मीर कासिम अपने असली रूप में आए। उन्होंने जो पहले राजधानी हुआ करती थी, अब राजधानी को भी चेंज कर दिया। कौन सी राजधानी हुआ करती थी मीर कासिम की, पहले ये बताइए मुझे। मीर कासिम की कौन सी राजधानी हुआ करती थी, पहले तो ये बताइए। राजधानी हुआ करती थी मीर कासिम की मुर्शिदाबाद, जो बंगाल के कलकत्ता के पास में थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी। मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर कर दिया। मुंगेर क्यों कर दिया? मुंगेर, इसके पीछे का कारण क्या है? मुंगेर क्यों कर दिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि कलकत्ता के पास था, लगातार ये षड्यंत्र पूर्ण माहौल में यहाँ पे राजधानी के अंदर कार्य हो रहा था। इसको दूर करने के लिए इन्होंने मुंगेर के अंदर राजधानी परिवर्तन किया। इसको दूर करने के लिए इन्होंने मुंगेर के अंदर राजधानी परिवर्तन किया। बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? मुंगेर के अंदर राजधानी परिवर्तन क्यों किया, उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे पता चल गया है। ओके, तो अब राजधानी परिवर्तन यहाँ पे हो गया है।
अब इन्होंने क्या किया है, अब मुंगेर में जब इन्होंने राजधानी बनाई है, तो मुंगेर में सिर्फ राजधानी नहीं बनाई है कि भाई ये षड्यंत्रपूर्ण माहौल से बचना चाहता था। यहाँ पे इन्होंने तोपों का कारखाना इन्होंने स्थापित किया, बंदूकों का कारखाना स्थापित किया, यानी कि बंदूक तोप वगैरह बनाने की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की। और अपने सेना के अंदर जर्मन सेनापतियों को भी रखा। अपनी सेना के अंदर इन्होंने यहाँ पे जो है आर्मेनियन अधिकारियों को भी रखा। इन्होंने अपनी सेना के अंदर जो दूसरे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुस्लिम अधिकारी होते थे उनको भी रखा। तो जो जर्मन सेनापति था उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था जो जर्मन सेनापति था प्लास इसके मीर कासिम के समय में, उसका नाम था आपका समरू। उसका नाम था आपका समरू, 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 समरू। और जो आर्मेनियन अधिकारी था उसका क्या नाम था भाई, जो आर्मेनियन अधिकारी था उसका क्या नाम था, जो आर्मेनियन अधिकारी था उसका क्या नाम था, गुरगीन खान। आर्मेनियन अधिकारी का नाम था गुरगीन खान, जर्मन सेनापति का नाम था समरू। और जो मुस्लिम अधिकारी नियुक्त किए थे इन्होंने, जो मुस्लिम अधिकारी नियुक्त किए थे उनका क्या नाम था, मुस्लिम अधिकारी मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी। और अपनी सेना को उसी यूरोपियन प्रशिक्षण के आधार पे उसी आधार पे इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। और अंग्रेजों के सामने कई बार अंग्रेजों के सामने इनका संघर्ष हुआ, कई लड़ाई अंग्रेजों के साथ में इन्होंने लड़ी। कौन कौन सी लड़ाई, अगर वो लड़ाई में पूछूं तो आप बोल सकते हैं कटवा की लड़ाई लड़ी, सीरिया गिरिया की लड़ाई, गिरिया की लड़ाई लड़ी, या उद्यनवाला की लड़ाई लड़ी, या फिर लास्ट में बक्सर की लड़ाई तो लास्ट में है। ये तीन चार लड़ाई ये मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों की होती है। ये तीन चार लड़ाई मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों की होती है। एक लड़ाई आप कटवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं, दूसरी लड़ाई को आप जो है गिरवा की गिरीवा की ये गिरिया की लड़ाई के नाम से जानते हैं, तीसरी लड़ाई को आप उद्यन जला की लड़ाई के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हुई फिर ये लड़ाई। हो सकता है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए, और जब पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। जब ये पूछा जाए तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको अपना बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मीर कासिम, तो मीर कासिम को क्यों, जब मीर जाफर ने डचों के साथ में मिलकर सेटिंग करने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने तो तब मीर जाफर को हटा दिया था गद्दी से। तो अब मीर कासिम को क्यों नहीं गद्दी से हटाएंगे, तो ये मीर कासिम को भी हटा देंगे। अब मीर कासिम को गद्दी से हटा के जो है अब ये दोबारा फिर, अब दोबारा फिर ये किसको बनाते हैं, दोबारा फिर मीर जाफर। ऐसे ही होता है जैसे कि मान लिया पहले किसी को कोई कैबिनेट मंत्री का पद मिला हुआ था, कैबिनेट मंत्री था, बढ़िया पद था, और फिर बाद में उसको लग रहा है यार कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा कोई छोटा मोटा कोई ना कोई तो पद मिल जाना चाहिए। पहले मीर जाफर नवाब था, लेकिन जब मीर कासिम बना तो फिर स्थिति डामाडोल थी। अब इनको लग रहा है यार कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो मिल जाना चाहिए, चलो अंग्रेजों को हमने देना पड़ रहा है तो कुछ तो हमारी जेब में भी आ रहा है। मीर जाफर को लग रहा है कि कुछ तो हमारी जेब में भी आ रहा है। यस और नोट, ये बात सही है कि नहीं है। जब ये इनको दोबारा 1763 के अंदर इनको गद्दी पर बिठा दिया जाता है, 1763 से 1765 के बीच में दोबारा से, तो मीर कासिम अपनी सेना को तैयार करता है। और एक तो बंगाल का मीर कासिम, मुगल शासक कौन था इस समय में, मुगल शासक कौन था इस समय में, मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। आइए वहीं पे जहाँ पे आके गए थे आप, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था आपका, शाह आलम द्वितीय। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। और आपका ये अवध का शासक कौन था, सुजाउद्दौला। आपके दिमाग में एक ऐसा त्रिपक्षीय एक ये ट्रायंगल बन गया होगा, अरे यार कितनी बेहतरीन सेना इनकी हुई होगी, कितनी ताकतवर सेना इनकी होगी कि मीर कासिम बंगाल का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं शाह आलम भगोड़ा था, शाह आलम भगोड़ा था, दिल्ली में आ भी नहीं सकता था शाह आलम। कितनी तगड़ी सेना होगी शाह आलम की, इमेज क्रिएट करिए, कुछ भी नहीं था शाह आलम। कहानी अवध की भी यही थी। अंग्रेजों को हालांकि डर था कि हम इस लड़ाई को, स्त्री पक्षीय संघर्ष को जीतेंगे कैसे। उनको डर ये था स्त्री पक्षीय संघर्ष को हम जीतेंगे कैसे, उनको डर ये सता रहा था।
लेकिन अवध के अंदर सेना तो बहुत ज्यादा थी, जब जरूरत ही नहीं थी सेना की। और आप देखते हैं कि जब जरूरत नहीं थी तो सेना के लोग ऐसे थे, वो होते हैं ना कि पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जॉब, कि जब कहीं युद्ध होने के लिए जाएगा, जैसे कि वैदिक काल में आपने देखा है कि जब कहीं युद्ध होगा ना तो हम चलेंगे। मतलब सेना नायक थे, जब उनको पैसा ही नहीं दिया जा रहा है मंथली, उनका उनका जो वेतन है वो मंथली उनको मिल ही नहीं पा रहा है। मंथली उनका वेतन जब मिल ही नहीं पा रहा है, जब पैसा ही उनको नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे अपने घरों का, अपने खेती वेती करते थे, अपना खर्चा भी तो चलाना था। लेकिन जब पता लगा है अब सेना, अब वो इतनी प्रशिक्षित या उस तरीके से वो वेल डिजाइंड अनुशासित सेना तो नहीं थी इनकी, अवध के नवाब की भी। अब बड़ी सेना हो सकती है लेकिन वेल डिजाइंड नहीं थी। और मीर कासिम भी ऐसी सेम स्थिति, ठीक है। हालांकि तीनों मिलकर लड़े। बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो, जो कि लड़ाई का लीड करने वाला था, महत्वपूर्ण योगदान हेक्टर मुनरो का देखने को मिलता है। अच्छा आप चलोगे, ठीक है आप चलना, ठीक है। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, ये मिलके लड़ते हैं लेकिन लड़ाई में जीत नहीं पाते। मिलके लड़ते हैं लेकिन ये लड़ाई में यहाँ पे जीत नहीं पाते, जीत यहाँ पे लड़ाई में नहीं पाते। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं है? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था इस समय में हेक्टर मुन्नो। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे इस समय में हेक्टर मुन्नो। हेक्टर मुन्नो, ठीक है, हेक्टर मुन्नो। और ये लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बक्सर कहाँ पे पड़ता है भाई? बक्सर कहाँ पे पड़ता है? बक्सर बिहार। ये लड़ाई कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट क्या है बक्सर की लड़ाई की? एग्जैक्ट डेट क्या है? 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। और मीर कासिम ये सब समाप्त कर दी जाते हैं यहाँ पे ना। उसके बाद में अब कहानी शुरू होती है 1763 से 65 तक की कहानी थी। अब क्लाइव का किरदार भी आप दो बार देखते हैं कि क्लाइव भी भारत में दो बार गवर्नर बनता है बंगाल का। एक 1760 तक बनता है और फिर दोबारा आ जाता है 1765 में। और दोबारा आके क्या करता है? दोबारा आके इलाहाबाद की संधि करता है। दोबारा आके क्या करता है क्लाइव भारत में? दोबारा आके इलाहाबाद की संधि करता है। दोबारा आके इलाहाबाद की संधि करता है क्लाइव। ठीक है, बात समझ में आई? और इलाहाबाद की संधि जो होती है, देखिए, मुगल शासक के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ में, या फिर बंगाल का नवाब अब कौन बन गए? बंगाल का नवाब अब कौन बन गए? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन बन गया भाई अब? बंगाल का नवाब अब बन गया नजमुद्दौला। हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम? ये अपूर्वा। बंगाल के शासकों का क्रम बता सकते हैं आप? बंगाल के शासकों का क्रम, बंगाल के नवाबों का क्रम बता सकते हैं? बताइए। मुर्शिद कुली खान, हम्म। सुजाउद्दीन, सरफराज, सरफराज के बाद में आता है अलीवर्दी खान, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, रायना, जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, फिर महबूबुद्दौला और फिर मुबारक। मुबारक हो। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक किसने शासन किया इनमें से? अलीवर्दी खान। और मुर्शीद कुली खान का टाइम पीरियड कितना था? और ये आपका इनका नजमुद्दौला का टाइम पीरियड? दौला का टाइम पीरियड सर बोल 65 से 66, 65 to 66। अभी बनेगा ये इलाहाबाद की संधि के समय में। ये एक प्रकार से कठपुतली होगा। ये एक प्रकार से कठपुतली होगा। इलाहाबाद के अंदर दो संधि होती है। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। पहली 12 अगस्त 1765 को, दूसरी आपकी 16 अगस्त 1765 को।
दो संधि आपकी होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। तो यहाँ पे 12 अगस्त और 16 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं? तो यानी कि अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बंगाल के जो नवाब थे उनसे यहाँ पे जो वित्तीय जो कार्य था, यानी कि जो वित्तीय जो कार्य था या वो तो उनसे छीन लिया गया। सेना वाला कार्य दे दिया उनको, है ना, निजामत वाला कार्य दे दिया। ठीक है, आप बस देखभाल में रहो, ये वित्तीय वित्तीय वाला काम आप मत करो, इसको हम देखेंगे, इसको हम यहाँ पे अब हम देखेंगे। और हम भी यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे, इन्होंने भी यहाँ पे दीवानी जो कार्य है, जो वित्तीय कार्य है, दीवानी कार्य है, उसके लिए अपने कुछ उप दीवान को यहाँ पे नियुक्त कर दिया। उसके लिए अपने कुछ दीवान उप दीवान को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, ये देखेंगे। उसमें सिताब राय और रजा खान नाम आप आता है, उसमें सिताब राय और नजा खान, नजाम, ये जो जो थे, क्या नाम, रजा खान जो नाम है ये अपना आता है। और इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 में। ये संधि मुगल शासक के साथ में होती है, या ये संधि नजमुद्दौला या किस के बीच की संधि होती है? इलाहाबाद की संधि बताइए किस किस के बीच होती है? तीनों का ही होता है। इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय को क्या मिला है? इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद या कड़ा वाला क्षेत्र है, वो इस मुगल शासक को यहाँ पे मिलता है। और मुगल शासक यहाँ पे जो है, मुगल सम्राट ने हाँ, इलाहाबाद व कड़ा वाला क्षेत्र यहाँ पे मिलता है। और मुगल सम्राट ने क्या किया? मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी जो थी वो स्थायी रूप से यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे सौंप दी, कंपनी को यहाँ पे सौंप दी। और इसके बदले में कंपनी ने उसको 26 लाख रुपए, के बदले में कंपनी ने उसको 26 लाख रुपए दिए। और ये एक संधि इस तरीके से इलाहाबाद की संधि होती है। और जो दूसरी संधि होती है वो आप इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से, में जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र जो है, दूसरी संधि में क्या होता है, 50 लाख रुपए कौन देता है कंपनी को? किसने देना स्वीकार किया कंपनी को 50 लाख रुपए? कंपनी को 50 लाख रुपए अवध। वेरी गुड। इलाहाबाद की संधि, दो संधि होती है। नजमुद्दौला शासक है, नजमुद्दौला कठपुतली शासक है। मोहम्मद रजा खान, यहाँ पे सिताब राय, इनको बनाया गया, इनको नवाब बनाया गया। इसके बाद में नजमुद्दौला के बाद में कौन बनता है भाई? नजमुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब कौन बनता है? नजमुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब सैफुद्दौला, सैफुद्दौला, सैफुद्दौला। और सैफुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब, सैफुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला, अंतिम बंगाल का नवाब, अंतिम बंगाल का नवाब, अंतिम बंगाल का नवाब था। ये अंतिम बंगाल का नवाब था, ठीक है, सैफुद्दौला। अब आप मुझे एक काम करिए, 1757 से 1775 तक, यानी कि क्लाइव से लेकर वारन हेस्टिंग तक के बीच का जो गवर्नर हुए हैं बंगाल के, उनकी क्रोनोलॉजी आप लिख के बताइए मुझे। आप बताइए मुझे उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्या नाम आपका, स्वाति नागर, प्रयास करो आप बताने का। स्टार्टिंग से। हाँ, क्लाइव से, 17 क्लाइव से, जी। क्लाइव से, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर पूछ रहा हूँ मैं, अंग्रेजी गवर्नर पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी। चलो आपने भी शायद पढ़े नहीं है ना, आप बताइए। सर पढ़ने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो कंफ्यूजन तो दूर करेंगे, फिर बताओ। प्रयास करो बस स्वाति, उल्टा सीधा जैसे भी। चलो आप बताओ अमृता। आप बताइए, अंजू बताइए, हेलो बताइए। सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर, लॉर्ड क्लाइव, हॉलवे, हम्म। हेनरी वेंसिटा, एलिस, हम्म। कर्टियार और वारेन हेस्टिंग्स।
बीच में क्लाइव नहीं आया दोबारा? हाँ जी, 1765 से 1767। हाँ तो फिर एक बार ही क्यों बोला है? बक्सर की लड़ाई के समय में कौन था? ठीक है। कौन? नहीं, और अरे चलिए, माइक ऑफ कीजिए आप माइक ऑफ कीजिए। आप बताइए, बक्सर की लड़ाई के समय में कौन था भाई अंग्रेजी गवर्नर? वेंसीटाट। वेंसीटाट, अरे लड़ाई करने वाला था मुन्नो, तो हेक्टर मुन्नो, तो उनको तो नेतृत्व मिला हुआ था। वेंसीटाट। वेंसीटाट। माइक ऑफ भाई, जिसका माइक ऑन है। एक्टर, एक्टर मुन्नो तो लड़ाई करने वाला था। मेनली वेंसीटाट ही था जो आपका ये बंगाल का गवर्नर होता था। ठीक है। और क्लाइव के बाद में कुछ समय के लिए जो गवर्नर आया था वो कौन आया था? क्लाइव के बाद में कुछ समय के लिए जो गवर्नर आया था वो कौन आया था? फुलविल आया था। अच्छा, अब थोड़ा फैक्चुअल चीजों पे ध्यान देते हैं। किस शासक ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी बंगाल के अंदर? किस शासक ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? इजारेदारी, लगान को ठेके पर देने की प्रथा होती है इजारेदारी। लगान को ठेके पर देने की प्रथा इजारेदारी होती है। किस शासक ने शुरू की थी इजारेदारी? मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को किसने बनाया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी। लेकिन मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया था? ढाका से, माइक किसका होना भी? ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिद कुली खान ने, ये मुर्शिद कुली खान ने। जो आप किसानों का विद्रोह जो आप देखते हैं, जमींदारों का जो विद्रोह देखते हैं, वो किसके समय में हुआ? जमींदारों का विद्रोह। मुर्शिद कुली खान के समय में, मुर्शिद कुली खान के समय में। आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसकी थी? आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसकी थी? आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसकी थी? आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि सरफराज खान की, सरफराज खान की, सरफराज खान की, सरफराज खान की। जगत सेठ की उपाधि किसको मिली हुई थी? जगत सेठ की उपाधि, जगत सेठ की उपाधि किसको मिली हुई थी? फतेह चंद को, फतेह चंद को, फतेह चंद को, फतेह चंद को। जगत सेठ की उपाधि फतेह चंद को, फतेह चंद को। क्लाइव के साथ में दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? क्लाइव के साथ में दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? वाटसन, 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 वाटसन। बंगाल की दूसरी क्रांति कब हुई? बंगाल की दूसरी क्रांति मतलब कि पहली क्रांति थी कि मीर जाफर को नवाब बनाना जाना। दूसरी क्रांति थी मीर जाफर को गद्दी से दूसरी क्रांति थी। ये दूसरी क्रांति थी। अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि 1757 में। जो जर्मन सेनापति था समरू, उसका वास्तविक नाम क्या था? जो जर्मन सेनापति समरू था उसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, वास्तविक नाम था हर्ट। हर्ट। बंगाल के मामले में किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। बंगाल के मामले में किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। मैसूर के मामले में किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। निजाम के मामले में किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए।
अंग्रेज मराठा संघर्ष में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये जो बंगाल में आपको स्वतंत्र जब किया था मुगलों से, तो फिर ये क्या था जो वर्दी खान था ना, वर्दी खान, हाँ, किसके टाइम पे किया था? ये खान किसके टाइम में? अली वर्दी खान के टाइम पे। इसने नहीं, उनके अधीन थे, उन्हीं के अधीन थे, उन्हीं उनसे स्वतंत्र नहीं हुए कभी भी। अधीन ही थे मतलब पहले मुगलों इनको। से स्वतंत्र हुए ही नहीं। नहीं, स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट रूप से काम करते रहे वहाँ। लेकिन सर इसमें बोला ना कि उन्होंने फ्रो तो उनको बोल दिया था कि मतलब उनको फ्री पास दे दिया था कि तुम वहाँ पे कुछ भी कर, तो वो उनको पसंद नहीं करते थे कि मतलब वो दुर्ग में वो नहीं कर सकते, मतलब दीवार नहीं कर सकते, वो अपना सेफ जोन नहीं बना सकते, तो फिर उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई कैसे कर ली मैंने थी जब आपको वो। बोला है कि वो इंडिपेंडेंट रूप से वो वहां पे अपने आप को स्वतंत्र थे। लेकिन एक बोलते हैं ना कि भाई, जैसे कि बोलते हैं कि नहीं नहीं हम आपके अधीन हैं, नहीं नहीं हम आपके अधीन हैं। कार्य वो इंडिपेंडेंट रूप से ही करेंगे। कार्य वो किस किस रूप से करेंगे? कार्य तो इंडिपेंडेंट रूप से करेंगे, लेकिन वो मेनली कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती है कि हाँ हम आपके अधीन रह के हम काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शर्त रखते हैं। वैसे शर्त कुछ नहीं होती। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तब उन्होंने उनकी उसमें एक मंडी में भी तो आक्रमण कर दिया था ना। बात मैं आपकी समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट ही तो होंगे, तभी तो इंटरफेयर कर रहे थे अंग्रेजों के हाँ साथ हाँ, में। ये तो यही चीज है कि हाँ, मुगल शासक पहले तो बात उस स्थिति में थे नहीं अब कि भाई वो उनके सामने वो दोबारा बार बार जाते, वो उनसे वो लेटर लेते, उनको कुछ पैसा देते। अब वो मुगल बिल्कुल पतन की ओर था, वो आना जाना कुछ इनका लगातार बना हुआ नहीं था। इंडिपेंडेंट थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, आप बस ही मान के चलिए बंगाल। बता दीजिए क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे याद करें, बहुत सारे मतलब नाम है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट भूल नहीं, आपको जाते हैं। याद ही नहीं कर, आपको क्रोनोलॉजी में कैसे क्यों नहीं याद होंगे? देखो आप बताओ मुझे, जैसे कि आपने नाम बताया है, आप देख लीजिए क्रोनोलॉजी। इसलिए ऐसे देखिए, प्लासी की लड़ाई के समय में कौन था? प्लासी की लड़ाई किसने लड़ी थी? क्रोनोलॉजी आपसे पूछता ही नहीं। बताइए, सिराजुद्दौला था कि नहीं था? हाँ हाँ। सिराजुद्दौला और था। जो सुनो, ब्लैक होल आपसे वाला लगवाऊंगा टाइम मैं पे। क्रोनोलॉजी। हाँ जी। सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी बना था? ये किसने, अब जिसके बेटा नहीं था, किसका उत्तराधिकारी बना था सिराजुद्दौला? इसका था जो भी मैंने आपको अली अब अली नाम तो आपने बताना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये बता हाँ रहा हूँ जी। कि याद कैसे करना है। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां। अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, है ना? वर्दी पता खान। चले। अब एक बात है, सिराजुद्दौला के बाद में अंग्रेजों ने किसको बिठाया गद्दी पे? हाँ जी। सिराजुद्दौला के बाद में अंग्रेजों ने गद्दी पर किसको बिठाया? कठपुतली सर शासक मैं जाफर को। जाफर को। जाफर को गद्दी से हटाने के बाद में किसको बिठाया? मीर कासिम को। कासिम को। कासिम से गद्दी हटाने के बाद किसको बिठाया? फिर दोबारा से मीर जाफर को बिठाया था, वो मीर जाफर उनके खिलाफ वो लगा था ना। मीर जाफर को बिठाया। इलाहाबाद की संधि के समय मैंने बताया नजमुद्दौला। इलाहाबाद की संधि के समय कौन था? सिजाद ये सिजाद नजमुद्दौला। अब संस्थापक कौन था बंगाल में शक्ति का? बंगाल में शक्ति का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खान। हाँ मुर्शद। मुर्शीद कुली खान, ये जो समाज शक्ति का संस्थापक। 1700। 1727 तक है। हाँ जी, 27 तक। अब दो तो यहाँ बच गए। दो तो मुर्शीद कुली खान के बाद बच गए, और दो नजमुद्दौला के बारे में। सुजाउद्दीन था उसके बाद। आपने याद कर लिया, ये सुजाउद्दीन था मुर्शीद। और सुजाउद्दीन के बाद में एक साल के लिए सरफराज खान। सरफराज खान। और नजमुद्दौला के बाद में सैफुद्दौला। हाँ जी। फिर शेफ उद्दौला था, फिर आप आप था मुकाब मुबारक उद्दौला। उद्दौला। बस, ये क्रोनोलॉजी थी, आप घटनाओं से रिलेट कर लीजिए। अंतिम दाई वार नेस्टिंग मुबारक को इन्होंने समाप्त किया। अंतिम दाई तो मुबारक उद्दौला ने समाप्त किया। और सर जैसे अवध में इसका कभी पतन नहीं हुआ था ना बंगाल का, मतलब इन्होंने फिर अंग्रेजों ने अपना वो चला दिया था, अवध को हड़पा था बोल के। अवध वो उसकी कहानी में बताऊं, उसकी कहानी में बताऊं। थैंक यू। तो बंगाल, मैसूर, निजाम, अंग्रेज, मराठा, ये मैंने आपको करा दिए। अब जो बच रहे हैं पूरे पूरे, पंजाब तो हमारा पूरा पूरा बच रहा है, लेकिन इसके मामले में अलग है वो। पंजाब वाला रंजीत सिंह वाला। पंजाब के अलावा हमारा मराठा वाला पेशवा वाला पूरा बच रहा है अभी। अवध बच रहा है।
कर्नाटक आप वही है, 2-4 लाइन कर्नाटक संघर्ष में जो मैंने बताया, तो वही कर्नाटक संघर्ष, उसमें आपने कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रखना है। ठीक है, तो अवध पेशवा और अवध और मराठा पेशवा और महाराणा पंजीत, ये रंजीत सिंह वाला, ये जो पंजाब वाला ये बचा हुआ है। तो आप भी इसमें से अच्छे तैयार करके रखिए। जैसे अभी कल एंशियंट हिस्ट्री का मैं टेस्ट लूंगा, तो इसी प्रकार से मैं जो है फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं टेस्ट आपसे लूंगा। हाँ उपासना। साल से बारे में मराठा संबंध कभी तो जिसमें अंग्रेजों को मिल जाती है, फिर वो चली जाता है, फिर वापस से आप पता। देखिए ऐसा हुआ था ये सालसेट और बसीन वाले मामले में, जब सूरत की संधि हुई थी, सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने जब अंग्रेजों के साथ में उन्होंने वो किया था, तो उन्होंने सालसेट और बसीन को देने की बात बोली थी। सालसेट और बसीन ये जो एरिया है गुजरात इधर वाला, इसको देने की बात अंग्रेजों को बोली थी सूरत की संधि में। ये बात बोली थी रघुनाथ राव ने, और ये संधि हुई थी सूरत बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी को जब बंगाल प्रेसिडेंसी ने नहीं माना, यानी कि वारन हेस्टिंग माना, उसके बाद में इनके साथ में यहाँ पे इनकी पुरंदर की संधि होती, पुरंदर की संधि होती। पुरंदर की संधि के तहत क्या बोला गया था कि पुरंदर की संधि के तहत इसको तो समाप्त कर दिया गया था, वो बात जो यहाँ पे हुई थी। लेकिन ये बात बोला था इनको कि भाई ये जो सलसीन और जो बसीन है ना, ये सलसेट और जो बसीन है, ये पास हमारे पास बना रहेगा, ये हम आपको नहीं देंगे, ये तो जो आपने दे रखा है ये तो संधि में हमारे पास बना ही रहेगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, जारी से सालबाई की संधि क्या हुआ है ना कि सालसेट का अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, तो वापस से किया गया फिर ये वापिस से किसको? सालबाई की संधि में लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट नंबर, सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों को प्राप्त हो, मतलब उससे गया होगा तभी तो प्राप्त हुआ अच्छा होगा अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जानते हैं कि फिर पुरंदर की संधि के बाद में एक बहुत बड़ी संधि हुई, मतलब वो हुई थी बड़ा गांव की संधि। बड़ा गांव की हाँ जी संधि सर, हाँ जी सर, पता, देश दे दिए गए सारे। विजित प्रदेश दे दिए गए, तो फिर उसमें वापस आ गया होगा। हाँ बस यही कंफ्यूजन है कि जब इन्होंने अपने पास रखा था, नहीं ये बार बाबू, बार आ रहा है, क्या ये है। ऐसा होता रहता है।